आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। पहले हम ये जान लें कि हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या है। So let us first see what is the problem। हम देखते हैं कि समस्या क्या है। दुनिया भर में ड्रग्स का जो मार्केट है उसकी लागत जो आपको स्क्रीन पे दिखाई है 32 बिलियन यूएस डॉलर्स। आप सब पढ़ते हैं, बड़े ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट्स मुझे लग रहे हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है 32 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब कितने रुपए होते हैं? Anybody? कितने करोड़? क्या 10 करोड़? ओके, I'll tell you। 32 बिलियन यूएस डॉलर्स का मतलब है 2,67,000 करोड़। कितने रुपए का ये खेल है। और अगर हम इंडिया की बात करें और केवल एक ड्रग की बात करें, हम हेरोइन की बात करें जिसको यहाँ पे चिट्टा कहते हैं, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए सालाना। आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम। तो लेट अस सी कि कहाँ फैला हुआ है। हरियाणा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टडी कराई थी, पूरे हिंदुस्तान में 290 ऐसे जिले हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उसमें हरियाणा के 10 जिले हैं और ये अलग अलग जो ड्रग्स है वो हम देखते हैं कि कहां पर फैले हैं। गांजा और चरस अगर आप देखते हैं तो ये जो लाल हिस्सा दिखता है हरियाणा का, यहाँ पूरा फैला हुआ है। कुछ जिले छोड़े तो गांजा और चरस सब जगह अवेलेबल है। अगर हम दवाइयों की बात करें, जो मेडिकल नशा जिसको कहते हैं, सिरप है, टैबलेट्स है, तो आप देखते हो कि लगभग पूरा हरियाणा का इट इज अवेलेबल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, सब जगह। और अगर हम अफीम और भुक्की की बात करें, चरस, वो वहां आके आपका गांजा चरस, अफीम और भुक्की की बात करते हैं, पॉपी की, तो पंजाब बॉर्डर के साथ कितने जिले हैं हमारे और कुछ नीचे के जिले, यहाँ सब जगह अफीम और भुक्की अवेलेबल है। तो उसके अगला खत्म होता है हेरोइन चिट्टा। जहां जहां अफीम भुक्की है वहां लगभग ये भी अवेलेबल है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम किस समस्या की बात कर रहे हैं। इस चित्र को आप देखिए, मोटरसाइकिल पर लड़का है, आपने अखबारों में देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा। अपने हाथ में इसने सिरिंज लगाई नशा लेने के लिए और ये सिरिंज निकाल भी नहीं सका, इसकी वही मोटरसाइकिल पर डेथ हो गई। आप दूसरा चित्र हम देखते, ये वो बदनसीब मां है जिसने एक एक करके, एक के बाद एक 3 बेटे नशे के ओवरडोज से, ड्रग्स के ओवरडोज से खो दिए। अब ये अकेली है। सो इससे आपको थोड़ी आइडिया तो आगे होगी कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है। तो व्हाट कैन वी डू, हम कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम तो बस सुन सकते हैं। कोई एक आईपीएस का आया था, कुछ बोल के चला गया, या कोई हमारे टीचर्स ने कुछ कह दिया, हम सुन के घर जाके या सुनने के 1 घंटे बाद अपने व्हाट्सएप चैटिंग में बिजी हो जाएंगे। हम भूल जाएंगे क्या बातें हुई, क्योंकि ये समस्या तो कहीं और है, दूसरे देश में, दुनिया में है। हमको तो क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने एक अलग विभाग बना दिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो मैंने एस्टैब्लिश किया था, और प्रॉपर्टी डिमोलिशन करी है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट करी है, बुलडोजर चलाए हमने नशा तस्करों के घरों पे। आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले ये कर सकते हो, जो यहाँ बैठे हैं, जितने बैठे हैं, कम से कम आप ये वादा करके जाओ कि आप नशा नहीं करोगे। ये कर सकते हो सबसे पहले। डूएबल है, करने लायक है, मुश्किल नहीं है। सेकंड, व्हाट कैन यू डू? We have 2 helpline numbers
वी हैव टू नंबर जिस पे आप इन्फॉर्म कर सकते हो। हमारे रेंज की हेल्पलाइन नंबर है 88 140 88104 11,000। इस पे आप उन लोगों की सूचना दे सकते हैं जो आपके घरों में, बस्ती में कहीं पर भी कुछ बेच रहे हैं, या उन लोगों की इंफॉर्मेशन दे सकते हो जो नशा कर रहे हैं, जिनको नशा छुड़वाना है, जिनका उनकी भी हम हेल्प करेंगे। सो दिस इज समथिंग मुझे लगता है कि ये आप कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो अपने घर के अंदर बैठ के। आपने कभी सोचा है कि जो हमारा सिपाही फौज पे है, आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, आपने टीवी में भी देखते होंगे, हरियाणा के बहुत लोग फौज में हैं, अलग अलग लेवल्स पे, सूबेदार है, हवलदार है, कैप्टन है, मेजर है, और आप पढ़ते हैं कि आज श्रीनगर में हमारा एक यंग कैप्टन, यंग मेजर शहीद हो गए मुठभेड़। आपको कुछ होता है वो पढ़ के? आपको कुछ लगता है कि हमारा कोई गया है? या एक खबर पढ़ के आप चैनल आगे कर देते हो? हमारा जो सिपाही सियाचिन में खड़ा है वो -40 डिग्री के बर्फ में खड़ा है। अभी मैंने एक सिपाही से मिला था, मैं मुझसे मिलने आए थे, तो उनकी हाथ की उंगली नहीं थी, तो मैंने पूछा ये आपकी उंगली को क्या हुआ? तो बोले सर सियाचिन पोस्टेड था, फ्रॉस्ट बाइट हो गया, सड़ गई उंगली और काटनी पड़ी। तो ये इस देश की रक्षा जो कर रहे हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर इसलिए वहां पर खड़े हैं कि हम और आप शांति से रह सके, हम और आप चैन से जी सके। तो अगर हमारे देश के साथ अगर किसी पड़ोसी देश ने ये लड़ाई छेड़ रखी कि हमारे देश में ड्रग्स पुश करेगा, हमारे यूथ को खराब करेगा, हमारी ताकत को खराब करेगा, तो क्या हम इतना काम नहीं कर सकते कि एक छोटी सी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते कि हम इन्फॉर्म करें, हम पुलिस का साथ दें, हम सबका साथ दें? कर सकते कि नहीं कर सकते? हम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कोई बाहर से आके आपके गांव को ठीक करेगा? खरल को अगर ठीक करना है तो कोई बाहर से दूसरे गांव के लोग आके यहाँ काम करना शुरू करेंगे? बताओ। सो तीसरा काम इंपॉर्टेंट आप जो कर सकते हैं जिंदगी में भी, इस प्रॉब्लम के लिए कर ही सकते हैं, पर जिंदगी में भी, वो है कि आप नहीं बोल सकते। नो। Whenever there is pressure on your minds, जब भी आपको कोई गलत काम बोला जाता है, जब भी कोई गलत चीज करनी पड़ती है, अगर आप जिंदगी में इस एज में सीख लोगे तो अंदर से ताकत लाओगे, नहीं ये मैं नहीं करूंगा। 3 दोस्त जा रहे हैं शादी में, पार्टी में, 2 लोग पहले से ही चढ़ चुके हैं, तीसरे को कहते आ जा यार दे दे, तो भी दे दे। वो शरीफ सा होता है, बोलता नहीं मैं, मेरे पेरेंट्स बुरा मानेंगे। यार बस क्या यार, दोस्त है हमारा, ये दोस्ती है कि दोस्ती के खातिर ले ले, दोस्ती के खातिर। उसके सामने का सवाल है कि मैं दोस्ती निभाऊं या माँ बाप को दुखी करूं, क्या करूं? दोस्त नाराज हो गए तो क्या करोगे? जब आप पे प्रेशर ऐसा आएगा तो क्या करोगे? अरे माँ बाप को छोड़ो यार, बुलाओ यार, है ना? ट्राई कर लेते, क्या जाएगा एक बार लेने से? माँ बाप को क्या पता चलना है ना? तो एक बार ट्राई करने के लिए लेता है, उसको अगले हफ्ते फिर लगता है कि एक बार और ट्राई करूं, फिर और एक बार ट्राई करूं, फिर ट्राई करते करते उसको आदत लग जाती है। आदत लगने के बाद उसको रोज चाहिए, और आपके पेरेंट्स को तब पता चलता है जब आपकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए जब जरूरत हो तब नहीं बोलना जिंदगी में। अगर आप सीखते हो तो आप जिंदगी में कुछ बनते, नहीं बोलना सीखोगे आप। इसके अलावा एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बड़े फेमस एक्टर है इंडिया के, संजय दत्त का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, मुन्ना भाई फिल्म भी आपने देखी होगी। वो खुद 10 साल तक एडिक्ट रहे, 10 साल में उन्होंने हर तरह का नशा किया
और अल्टीमेटली उनको अमेरिका में एक रिहैब सेंटर में भर्ती करना पड़ा और वहां से वो ठीक होके आए। उसके बाद उनका क्या कहना था, ये अंग्रेजी में है, आप सुन लीजिए जिनको समझ में आता है। छोटी सी क्लिप है आप। I met these couple of guys in college and they said that you try this stuff out, man. I mean, you know, all the inhibitions come out and all that stuff. I said, what is this? So he says it's a joint. I said, I've done 20 joints in school, man. I mean, it doesn't matter. So then he took out some powder, you know, and he says you got to kind of put it on a paper and you got to smoke it. So I tried it and I felt sick initially. It got me out of the inhibition, but it got me stuck into that rut, which was so bad. I got into it, I mean, I was into it for 10 years, and that was the time I decided that I'll be high on life, I'll be high on work, I'll be high on family, but never on drugs. किसके समझ में बात आई? Anybody? किसी की समझ में आई बात? वो ये कह रहे थे कि मुझे जब मैंने शुरू किया, मुझे किसी ने कॉलेज में बोला यार ये जॉइंट ले ले। जॉइंट मुंबई में, बॉम्बे में उस चीज़ को बोलते हैं, छोटा जो उसका डोज होता है जो मिलता है, कि ये ट्राई करो। तो वो कहता है मैंने बहुत ऐसा ट्राई किया था। मैंने कहा ये क्या खास चीज़ है कि भाई कागज़ के पन्ने पे मुझे पाउडर दी गई और उसको फिर उसको जला के मैंने उसका स्मोक लेना था। तो मैंने ट्राई किया तो मुझे एकदम से बीमार जैसा लगा कुछ देर तक, पर उसके बाद मुझे अच्छा लगा और उसके बाद मैं लेता रहा। फिर मैं 10 साल तक इसमें था और जब 10 साल पर मैं उसको छोड़ा, जब मैंने देखा कि मुझे खराब कर रहा है अच्छे से और मैं छोड़ पाया, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जो करने से जो मुझे नशा आता है, मैं जिंदगी में कामयाबी का नशा रखूंगा, मैं अपनी फैमिली का नशा रखूंगा, अपने काम का नशा रखूंगा, लेकिन ये नशा मैं कभी नहीं करूंगा। ये वो कह रहे थे। आज संजय दत्त आज अपनी एनजीओ चलाते हैं और जगह जगह नशे के खिलाफ बात भी करते हैं। आप सबने एक वर्ड है वो सुना होगा, धाकड़। धाकड़ वर्ड सुना है आपने? कितनों ने सुना है धाकड़? सभी ने सुना है। धाकड़ से क्या मतलब है? क्या समझते हो धाकड़ से? क्या है धाकड़? क्या मतलब है धाकड़ से? कौन है धाकड़? किसको धाकड़ मानते हो? मैं आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूं। ये धाकड़ है। ये जनाब ये लड़कियां ही नो बोल रही है बस। लड़कों को सुन लो, ये लड़कियां किसको किसको नो बोल रही है। ओके, तो ये बंदे जो है दिखने में तो बहुत बढ़िया लगते हैं। भाई गॉगल लगा तो मैंने भी लगा रखा है कि मेरे हाथ में आज थोड़ा अच्छे कपड़े पहने हैं, जिम में गए, टोले बनाए, बढ़िया तरीके से स्टाइल से गॉगल रखे, मोबाइल रखा, कार है, मोटरसाइकिल है। तो इन लड़कों को लगता है कि यार ऐसा बनना चाहिए, ये स्टाइल मजा आ गया। लगता है कि नहीं? लगता है ना कि हम भी इनकी तरफ बने। इसको ये धाकड़ मानते, कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये होता है कि ये धाकड़। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसे धाकड़ मानता हूं। हमारा देश जो है, हमारे देश का कल्चर है, जाना जाता है, ये वो देश है जहां हम अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकते, हम उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें उनका अपमान हो। ये वो देश है। तो वो जो बच्चा जो आज भी अपने माँ बाप के पैर छूता है, वो मेरे लिए धाकड़ है। जो यहाँ आया है, स्कूल में पढ़ने आया, कॉलेज में पढ़ने आया और बहुत डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, बहुत तरह के अट्रैक्शन है, लेकिन उससे दूर रह के जो अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है, कुछ अचीव करता है, वो धाकड़ है।
जिंदगी में कुछ बनने का लक्ष्य रखता है, कुछ बन के दिखाता है, वो परवाह नहीं करता कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कौन से ग्रुप में मैं हूँ नहीं हूँ, ये मुझे अच्छा मानता है बुरा मानता है, कुछ मतलब नहीं है। उसको कुछ बनना है लाइफ में, अपने लक्ष्य पे लगातार ध्यान देके जो चलता है, जो कुछ बन जाता है लाइफ में, उसके बाद उसको अगर कुछ गलत काम करने का मौका भी है, अगर करप्शन करने का मौका है, फिर भी करप्शन नहीं करता, वो धाकड़ है। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ धाकड़ के बारे में। छोटी सी क्लिप, जब हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, हर स्कूल कॉलेज में से हम इसको जोड़ने वाले हैं, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कैन वी हैव दैट क्लिप लेवो? इस नशा मुक्त हरियाणा मिशन में ये जो अभियान हमारे एनसीपी के सब साथियों ने श्रीकांत यादव जी के नेतृत्व में शुरू किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता जो अपने माँ बाप को प्यार चुका है, मेरे लिए बताता है, वो बच्चा जो मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करता है, वो लिए रहता है। जो बच्चा जिसको करना है, करप्शन करने का मौका है, लेकिन कोई करप्शन नहीं करता है, वो भारत है। तो बताए धाकड़ कुछ करके दिखाना है लाइफ में। डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट लेट इट गो आउट ऑफ योर हैंड्स। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। इंडिया मतलब भारत कहां से शुरू होता है? कश्मीर से, कन्याकुमारी से, बॉम्बे से, दिल्ली से, कहां से शुरू होता है भारत? कोई तो होता है क्या? महात्मा गांधी समाधि स्थल से। कम जाकर कम 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 ग्रामीणांचल से। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस गुरुकुल से, इस कॉलेज से, इस गांव से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, जहां कहीं आप बैठे हो, मेरा भारत वहीं से शुरू हो रहा है। और अगर मेरे भारत पे कोई अटैक कर रहा है, अगर मेरे इस गुरुकुल पे कोई आ जाए, अगर मेरे घर पे, मेरे मोहल्ले में, मेरे पेरेंट्स को कोई दुख पहुंचा रहा है, तो उसको, उस दुश्मन से लड़ने के लिए हम तैयार है या नहीं? ये हमारा काम है या नहीं? If this is my country, if this is India, अगर ये मेरा भारत है, तो इसकी आन बान शान के लिए लड़ना भी मेरा काम है। और इसलिए आपने इतना करना है, आपके भारत को,
आपके घर को, आपके पेरेंट्स को, आपके मोहल्ले को खराब नहीं देना है। आपने बस उसको बचाना है, बाकी हम बचाएंगे। तो नाउ आई विल टेल यू कि आपका जो सरपंच सारे आए हैं मेरे, उनको कहता हूँ भाई सरपंच साहिबान, भारत तो हमारा आपके पास से शुरू हो रहा है, आपके गांव से शुरू हो रहा है, और उस गांव का जो सरपंच है वही हमारे लिए प्रधानमंत्री होता है कि नहीं गाँव के लिए। तो ये आपका फर्ज है कि आप यहाँ से कसम खा के जाए कि मैं अपने गांव में अगले 2 महीने में पुलिस के साथ मिलकर नशे की ऐसी तैसी कर दूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं वहां पे जो कोई बेच रहा होगा नशा उसको तो मैं अपने सरपंच साहिबान जो है उनको भी कहूँगा कि आप धाकड़ सरपंच बनो, धाकड़ सरपंच बन के इसको उखाड़ के फेंक और बताओ। और हम सरकार से कहेंगे कि जिस गांव में नशा खत्म कर दिया है, जिस गांव ने बोल दिया कि भाई मेरे गांव में नशा खत्म है, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले उस गांव को मिलना चाहिए जहां पर नशा खत्म हो गया है। So, in short, this is what I wanted to share with you. अब मैं आपसे in the last I want to give some advice to you जो मेरे अपने जीवन की सीख मैंने सीखी है, वो आपको बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता था, और इस एज में हम सबको लगता है कि जिंदगी तो बहुत बड़ी है, पता ही नहीं ना कितने साल की जिंदगी है, इस एज में पता नहीं होता है ना, कुछ पता नहीं होता है कितनी लंबी है। हम सोचते हैं 100-200 साल तो जी लेंगे, तो कल कर लेंगे, होमवर्क है या एक्सरसाइज है, कल कर लेंगे यार, बाद में देखते हैं, फिर कभी करेंगे। तो मुझे आपको ये बताना है, जो मुझे किसी ने नहीं बताया, कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। और ये जो आपका समय है, इस समय जो आप स्कूल कॉलेजेस में हो, ये 3-4 साल अगर आपने मेहनत करी, फोकस रहे, अपने पेरेंट्स को याद करते रहे, ये बहुत मेहनत करके अपना पेट काट के कई पेरेंट्स आप लोगों को स्कूल कॉलेज में भेजते हैं। ये 3-4 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो आप जिंदगी में कहीं कुछ बनोगे। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3-4 साल, किसी शायर ने लिखा है बहुत अच्छे से गाने में कि 100 ग्राम जिंदगी है, संभाल के खर्चिए। 100 ग्राम जिंदगी छोटे से। हम जानते हैं घर में कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं घर में जनरली, मैं काजू बताऊँ, बड़े संभाल के खर्च करते हैं, ये खत्म ना हो। तो जिंदगी भी संभाल के खर्चे, इसको खराब मत होने दीजिए, इसको संभाल के। और तीसरी बात, छोटी जिंदगी है। दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो आप, उसके लिए आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यही एक गाड़ी आपके पास है, तो इसको आप कैसे मेंटेन करते हो, कितना फिट रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, आप बताइए। छोटे बच्चे तो सब उठा रहे हैं, सीनियर्स है उनके कुछ हाथ नहीं उठ रहे हैं। ओके, चलो गुड। व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप अपने फिटनेस पे काम करोगे, whatever you want, can I have your attention please? Girls, quiet please. Quiet please. Yeah, that means इतना शोर मच रहा है, मतलब कोई नहीं कर रहे आप, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ पे। तो you must work on your physical fitness. बॉडी फिट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जिंदगी छोटी है, you must work on your fitness. And the third thing and the most important thing,
आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरी सारी जिंदगी हरियाणा में गई। जब जब मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत थी, मेरे माता पिता को जब भी मेरी ज़रूरत थी, मैं वहाँ नहीं था, मैं यहाँ किसी काम में। 24 घंटे वो मेरी चिंता करते रहते थे कि ये कहीं पराए देश में, पराए मुल्क में पता नहीं कैसा रहता हो। तो तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स को देखो, भगवान किसी ने नहीं देखे, लेकिन भगवान ने जब देखा कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, तो उन्होंने पेरेंट्स को आपके पास भेज दिया कि ये मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने इनको दे रखी, यही तुम्हारे भगवान है। उनको दुख पहुंचेगा, उनको तकलीफ पहुंचे, ऐसे कोई काम नहीं करता। और जिस घर में जो नशा करता है, वहाँ के पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, रोज तिल तिल मरते हैं। So don't ever give this sorrow to your parents. ये दुख अपने पेरेंट्स को कभी मत देना। तो छोटी सी जिंदगी है, फिजिकल फिटनेस बना के रखना है, पेरेंट्स की इज्जत करना, जो कुछ अचीव करना है यही 3-4 सालों में हासिल करना है। क्योंकि हमारे नशे के विरुद्ध जो फाइट है उसकी टैगलाइन है, तो निश्चय कर कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। थैंक यू वेरी मच।